So the students of class 12th, today we are going to start with the new chapter named as a dual nature of matter. Okay, so what this chapter is talk about, ये चैप्टर हमें किस चीज के बारे में बताएगा, इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो ये तो अभी जैसे ही हमारी स्क्रीन आएगी तो हमें और चीजें पता चलेंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू से वन थिंग टू एवरीवन, जो बच्चे अभी लाइव कनेक्टेड हैं या जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड में देखेंगे, दैट वन थिंग दैट आई वांट टू से कि इस चैप्टर को थोड़ा पेशेंसली लेके चलना पड़ेगा. पेशेंसली मीन्स यू हैव टू वेट फॉर सम आंसर्स. जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में अगर कोई चीज आपसे डिस्कस की, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूं, बट समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी लगेंगी शायद कि आपके दिमाग में उसका एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ. तो उसके लिए आपको पूरा, वो कहते हैं ना, पूरा एपिसोड और पूरा सीरियल देखना पड़ेगा. शायद उसके वेरियस अगले वीडियो में या अगले एपिसोड में आपको उसका जवाब मिले. तो ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट एपिसोड ही देखा और उसमें आप सारे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट. एंड आई विल ट्राई इन ईच लेक्चर कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो, बट अगर कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह जाता है तो हम उसे अगले वाले लेक्चर में आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा. ओके, बट उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स जरूर देखने पड़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन. चलिए अपनी स्क्रीन पे आना शुरू कर देते हैं और चलिए आज के लिए काम करना शुरू करते हैं हमारे न्यू चैप्टर पे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज dual nature of matter. Okay, first of all I want to try to explain what this chapter talks about. ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात करता है, पहले वो बात करना चाहता हूं. So firstly, dual. So the meaning of dual is double. Okay, nature, you all know that the nature word means behavior. ठीक है, of matter. मैटर एनीथिंग जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, विच कंटेन्स दी मास. वो चीज जिसके पास मास अवेलेबल है वो हमारे पास मैटर में आ गया. ठीक है, सो मैटर के डबल बिहेवियर को हमें स्टडी करना है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में क्या होना है. बट इस चैप्टर के बारे में एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि माइट बी इन द स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर और 3 लेक्चर और 4 लेक्चर, आगे आने वाले फर्स्ट 4 लेक्चर्स में शायद आपको इस चैप्टर का जो नेम है वो सिग्निफिकेंट होता हुआ नहीं दिखाई देगा. लाइक आवर प्रीवियस टॉपिक वाज रे ऑप्टिक्स. बिफोर दैट हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी. सो यू कैन पिक एनी ऑफ द चैप्टर. आप किसी भी चैप्टर को पिक कर सकते हो. जैसे 11th से पिक करते हैं ग्रेविटेशन. सो द नेम ऑफ द यूनिट वाज ग्रेविटेशन. सो जैसे ही ग्रेविटेशन वर्ड आया तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपके रिस्पेक्टिव टीचर ग्रेविटेशन को आइडेंटिफाई कर देते, भाई ये चीज ये होती है. फिर आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, हमें फर्स्ट लेक्चर में ही समझ में आ जाता है भाई ये चीज ऐसे चलती हुई जा रही है. ओके, 12th में आ जाइए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, अल्टरनेट करंट एसी पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा. तो हमें फर्स्ट लेक्चर में ही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं और वहीं से ही कनेक्शन आगे बढ़ता है. बट ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा रिवर्स में चलेगा. रिवर्स का मतलब ये है कि माइट बी इन द फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स में आपको मैटर का डबल बिहेवियर दिखेगा ही नहीं. समझ रहे हो बात को? यानी इन द फर्स्ट 4 लेक्चर जो इस चैप्टर का नेम है डुअल नेचर ऑफ मैटर. ओके, अभी के लिए मेन है. यहां पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ओके, हमें रेडिएशन के डबल बिहेवियर को पढ़ना है और मैटर के डबल बिहेवियर को पढ़ना है. ठीक है, तो सभी के लिए अभी के लिए मैं इसमें आपके साथ सबसे पहले रेडिएशन के बारे में बात करना चाहूंगा. ठीक है, अभी मैटर को साइड में रखते हैं और चलिए बात करना शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट व्हाट इज रेडिएशन. रेडिएशन जिसे हम लोग लास्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बुलाते थे. ओके, और लाइट भी हमारी पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है. तो डेफिनेटली रेडिएशन का प्रोपगेशन करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, द फर्स्ट मेथड जो हमने कहा कि वेन एवर द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट, ऑब्वियसली बात है तीनों एक जैसी हैं. तो पहली थी हमारी रे थ्योरी. पहला कौन सा थ्योरी था? रे थ्योरी, which states that the light travel in a straight line. Okay, सोर्स से चलेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा. देन वी हैव वेव थ्योरी. सेकेंड थी हमारी वेव थ्योरी, which says that light travel from the source but in the form of wave.
तो लाइट सोर्स से जाएगी बट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक, एंड दैट थ्योरी इज क्वांटम थ्योरी। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हो गया क्वांटम थ्योरी। सो व्हाट डज दिस थ्योरी सेज और व्हाट डज दिस थ्योरी टेल्स अस अबाउट? सो क्वांटम थ्योरी states that light और रेडिएशन, डेफिनेटली देखो, लाइट वर्ड बेटा हम पर्टिकुलरली तब बुलाते हैं जब हम लोग केवल विबग्योर के बारे में बात कर रहे हो, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, रेड के, वो हम अगर विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली उसे लाइट बुलाते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास और भी है, जैसे अल्ट्रा वॉयलेट, एक्सरे, माइक्रो, इंफ्रा, तो उन सबका एक कॉमन नाम दे देते हैं रेडिएशन। So this theory says that light or radiation travels in a straight line. Travels in straight line. ये सीधी सी बात है कि हमारी जो लाइट और रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट इन द फॉर्म ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। लाइक जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया कि हमारी लाइट और रेडिएशन ट्रैवल कर रही है, बट इसके पास जो एनर्जी रहेगी वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होने वाली है। दीज आर द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जो एनर्जी के पैकेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर कॉल्ड एनर्जी पैकेट्स, और इन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बुलाते हैं फोटॉन्स। क्या बुलाएंगे? फोटॉन्स। माइट बी ये वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, फोटॉन्स, या फिर इसे क्वांटा भी बुलाया जाता है। ओके, सो क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी सेज दैट द लाइट और रेडिएशन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन in the form of small packet of energy, okay, where each packet is called as photon, जहां पे आप हर पैकेट को फोटोन बुलाते। ठीक है, तो रे थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में आप अभी के लिए ये एक बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं। रे थ्योरी भी हमें यही कहता था कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और क्वांटम में भी हम यही बात कर रहे हैं कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। बट रे थ्योरी में हम कभी भी लाइट के पैकेट या लाइट की एनर्जी के बारे में बात नहीं करते थे, बट क्वांटम थ्योरी में हमें लाइट के उन छोटे छोटे पैकेट्स को डील करना पड़ेगा, और उन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन बुलाते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे यही बात होगी कि लाइट आ रही है, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पैकेट आएगा, फिर सेकेंड पैकेट, फिर थर्ड पैकेट, और ये पैकेट किस चीज के हैं? एनर्जी के हैं। तो हर पैकेट के पास अपनी एक एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी ऑफ पैकेट, और हर पैकेट को आप लोग क्या बुला रहे हो? फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h mu, okay, where mu stands for the frequency, E stands for the energy। बट ये एनर्जी किसकी है? मैं फिर से एक और वर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट। यानी जो आपका फर्स्ट पैकेट है, फर्स्ट पैकेट का भी एनर्जी एच म्यू होगा, सेकेंड का भी एनर्जी यही होगा, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, हर पैकेट की एनर्जी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, जो आपको क्लियरली स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल और दिखाई दे पा रहा है यहाँ पे, दैट फ्रॉम द सोर्स, ये हमारा लाइट का सोर्स है, बल्ब लगा लीजिए, सन लगा लीजिए, फ्रॉम द सोर्स द लाइट इज कमिंग एंड इट इज फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। हमारी जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है, ये हमारा क्या हो गया बेटा जी? दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो इस लाइट पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट दिखाया है, एंड इस पैकेट के बारे में कुछ चीजें और कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको दे दी गई है, और इसी पैकेट को क्या बुलाते हो? फोटोन। तो उस फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, लाइट के पास अपना एक एनर्जी होगा, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट पैकेट? एनर्जी ऑफ दैट पैकेट इज h nu। ओके, where mu stands for the frequency, h stands for the Planck's constant, whose constant value आप नोट कर सकते हैं, Planck's constant की constant value होती है 6.6 into 10 power negative 34 जूल सेकेंड।
ओके आप इसे 1 डेसिमल तक रिमेंबर रख सकते हैं, नो इश्यू, बट आपको अगर कांस्टेंट पूरी वैल्यू चाहिए, इट इज 6.62607। ओके ओके हम यहाँ पे अब थोड़ा सा पार्ट मॉडिफाई करने वाले हैं, और वो मॉडिफिकेशन ये, दिस न्यू पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरीके से रिलेट होती है, जानते हैं? तो ऊपर करके नोट पॉइंट लिखते हैं जो चीज हम लोग जानते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। क्लियर है? स्पीड ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, और रेडिएशन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ये भी हम जानते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू कितना होता है बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहां पे? इन वैक्यूम, और मोस्ट प्रोबेबली हम इसे एयर में भी यही ले लेते हैं, ठीक है? तो वैक्यूम में और एयर में हमारी लाइट की स्पीड लगभग बराबर होती है, जो कि हम लोग 3 इंटू 10 की पावर 8 ले लेते हैं। तो यदि हम एनर्जी ऑफ पैकेट, यानी पैकेट की एक एनर्जी, एक पैकेट की एनर्जी या एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर यू कैन से एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? The energy of packet is directly proportional to frequency but inversely proportional to wavelength of the light. It means more be the frequency of the light, more be the energy of the packet. लाइट और रेडिएशन जितनी ज्यादा एनर्जी का होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर हम अपने पास से अपने सॉरी हम अपने स्पेक्ट्रम्स को देखना शुरू करें, तो हमारे स्पेक्ट्रम्स हमें कुछ इस मैटर में मिले थे। अगर इफ यू रिमेंबर, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारे पास आती है गामा रेडिएशन, देन वी हैव एक्सरे, देन वी हैव अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव विजिबल। आप सब जानते हैं विजिबल के बाद हमारे पास क्या होती है भाई? इंफ्रारेड, देन वी हैव माइक्रो, एंड देन वी हैव रेडियो। These are the 7 रेडिएशन जिनको हम एनालाइज करते हैं, एंड दिस इज बीन द क्या? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेडिएशन की, इस बात को याद रखेंगे। सो गामा हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब गामा के हर पैकेट की एनर्जी सेम होगी, बट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। रेडियो हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है क्योंकि रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो रेडियो के हर पैकेट की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है? ओके तो इसका मतलब आपका पैकेट का एनर्जी, प्लीज इसे ध्यान से सोचेंगे और सुनेंगे, दैट द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट विल नॉट चेंज अनलेस अंटिल यू आर नॉट चेंजिंग द नेचर ऑफ द रेडिएशन। जब तक आप रेडिएशन का नेचर नहीं बदलते हो, तब तक उसके पैकेट की एनर्जी नहीं बदलेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। यानी अगर गामा को स्टडी किया जा रहा है तो गामा के हर पैकेट की एनर्जी सेम होगी। चाहे इसका मतलब मैं प्लीज बताना चाहूंगा, इट डजंट मैटर कि वो पैकेट आपका फर्स्ट पैकेट है, ये देखो फर्स्ट पैकेट है, या फिर वो आपका सबसे लास्ट वाला पैकेट है जो देखो सोर्स के बिल्कुल पास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पैकेट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास है, पैकेट सोर्स के बिल्कुल पास है, या बीच में कहीं पे है, हर पैकेट की एनर्जी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे दिस एस को अगर हम सन एज्यूम कर ले, लेट अस एज्यूम ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा सन है, ओके ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है? एक बार इसे इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए। तो सन से अर्थ की तरफ जो लाइट रेज आ रही हैं हम सब जानते हैं, ओके तो ये लाइट रेज को ट्रैवल करने में अप्रॉक्स 8 मिनट लगते हैं, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेडिएशन सन के पास है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो रेडिएशन सन से दूर है यानी जो अर्थ के पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, नहीं। यहाँ पे इमेजिन दैट कि हम लोग केवल अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे हैं, तो सन से वैसे तो बहुत सारी रेडिएशन आती है बट अल्ट्रावायलेट पे ध्यान देते हैं। तो सन से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये यूवी लाइट रे है, इमेजिन दैट। तो यूवी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज दैट फिजिकल पैरामीटर ऑफ द रेडिएशन जो कभी चेंज नहीं होता। अगर हम मीडियम भी चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब जो हमारा बिल्कुल सबसे
पास है, सन के बिल्कुल पास वाला पैकेट है, उसके बाद वाला पैकेट, उसके बाद वाला पैकेट, यानी जितने भी इसके पास पैकेट्स होंगे हर पैकेट की एनर्जी सेम रहेगी। कितनी रहेगी? E इज इक्वल टू एच में। तो एनर्जी ऑफ पैकेट डिस्टेंस से चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे प्लीज सारे बच्चे। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। आई होप आपको सबको ये क्वांटम थ्योरी अंडरस्टूड हो गई है। सो क्वांटम थ्योरी सेज, एक बार वापस से देखते हैं, इट सेज दैट द लाइट और रेडिएशन ट्रेवल्स इन अ straight line in the form of small packet of energy where each packet is called as photon। और हर पैकेट का अपना एक एनर्जी होगा, उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया E is equal to h nu, और we can also write hc by lambda। ओके हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को c इसलिए लिया है कि अभी के लिए हम यहाँ पे कोई मीडियम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हम या तो वैक्यूम में डील कर रहे हैं या एयर में डील कर रहे हैं। क्लियर है? और यहां से एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? सो पैकेट ऑफ एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। क्लियर है ये स्टोरी लाइन? यहां तक प्लीज एनीवन हैविंग एनी इशू, कोई चीज कोई प्रॉब्लम जो आपको अंडरस्टैंड ना आया हो? बिकॉज दिस वाज द बेसिक ऑफ द क्वांटम थ्योरी जिसको हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। तो लाइट ट्रैवल्स इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, जहां पे आप लोग हर पैकेट को बुलाएंगे फोटोन्स, और हर फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। हाँ, अगर आप रेडिएशन बदल देते हैं तो स्टोरी क्या थी? अगर हम रेडिएशन बदल देते हैं तो क्या होने वाला है? रेडिएशन चेंज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिक। बट जब तक आप किसी एक रेडिएशन पे काम कर रहे हो तब तक एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं बदलेगा। डन है? ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटम थ्योरी को एनालाइज कर लिया, तो एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया। चलिए अब कुछ और न्यू वर्ड्स को देखते हैं जो हमें स्पेसिफाई करने हैं, एंड दैट नेक्स्ट वर्ड इज वर्क फंक्शन। ओके और इस वर्ड को शायद आप लोग इस नाम से भी जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये नाम भी शायद आप लोगों ने सुना हुआ है। द सिंबल फॉर द वर्क फंक्शन इज फाई नॉट। फाई उसके सफिक्स में एक छोटा सा सर्कल बना लेना है, तो हम इसे फाई नॉट से बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि वर्क फंक्शन क्या चीज होती है। सो इमेजिन दैट वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सोडियम की ले लेता हूं, ठीक है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ सोडियम मेटल प्लेट, हमारे पास सोडियम का मेटल प्लेट है। अब अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम पे जाएं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हो विच इज 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 281। तो फर्स्ट शेल में 2 है, मैं KLMN शेल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आपके पास 2 है, सेकंड शेल में 8 है, और थर्ड और जो आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, लेट्स सपोज मैं केवल बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल को बना रहा हूं, ठीक है। वो मिड वाले आप अंडरस्टूड समझ जाओ, वो कंप्लीटली हमारे क्या है? वो हमारे कंप्लीटली फिल है। तो दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। सो अब इस स्टोरी को थोड़ा सा समझना, इसे स्टोरी की तरह लेके चलता हूं। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विच इज इन अ नेगेटिव इन नेचर, दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है? तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। ओके इसे ऐसे एग्जांपल लेते हैं दैट इमेजिन दैट ये आपका क्लासरूम है, ठीक है। सो इन योर क्लासरूम यू हैव योर वन टीचर, ओके, देन यू हैव वेरियस स्टूडेंट। यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लाइक ये आपका जो आपके क्लासरूम में जो टीचर है वो आपके लिए न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल देखना, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं बिकॉज दे आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, मतलब टीचर के साथ उनका कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, और वो किसी ना किसी वजह से यहाँ पे बाउंडेड है और बंधे हुए हैं। बट इन अ रियल नेचर कोई भी चीज बाउंडेड नहीं रहना चाहती, वो हमेशा अपनी एक फ्री स्टेट में रहना चाहती है। जैसे आप लोग क्लासरूम में रहना चाहते हैं हमेशा कि भाई फ्री हो जाए,
रिलैक्स मिल जाए इस मैनर में, बट आप नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट न्यूक्लियस। तो इमेजिन दैट कि आपके क्लासरूम से टीचर नहीं गए हैं, टीचर वहीं पे अवेलेबल है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप फ्री कैसे हो सकते हैं। तो आप फ्री ऐसे हो सकते हैं, अगर आप क्लासरूम में हैं तो यू विल एक्सपेक्ट दैट कि फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से कोई आपको बुलाने के लिए आ जाए, है ना, कोई आपको बुलाने के लिए आ जाए, सर एक्सक्यूज मी सर, XYZ स्टूडेंट को बाहर भेजना, वी हैव सम वर्क, इसको बाहर जाना है या इसको यहाँ पे बुलाया गया है। सो कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ जाए जो आपको फ्री करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, उस एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोई कॉल करने के लिए आ गया, या फिर मान लीजिए इमेजिन दैट कि आपका लंच ब्रेक का बेल हो गया, या कुछ भी, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहां पे हुआ ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहता है, सो इट वांट सम एक्सटर्नल एनर्जी, इसे बाहर से कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है। बट हर बाहर से आने वाली एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि वो उसे ब्रेक करवा सके। लेट सपोज आपके टीचर आपको एनालाइज और स्टडी करवा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहा है जो कि हमारा अभी ऑनलाइन में चल रहा है, लेट सपोज यही टॉपिक चल रहा है। इफ समवन कम्स, सम स्टूडेंट कम्स विच सेज सर एक छोटा सा काम था XYZ स्टूडेंट से, तो टीचर विल से, और माइट बी आई रिप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम that the important topic is been going on, so after 5 minutes or 10 minutes or when this lecture is over आप मिल सकते हैं, बट अभी के लिए तो आपको रिलीज नहीं किया ना। तो इसका मतलब कोई आपको बुलाने के लिए आया बाहर से, बट फिर भी आप रिलीज नहीं हो पाए, रीजन कि वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी। बट इमेजिन दैट कि जो आपको बुलाने के लिए आया वो स्टूडेंट था, अब उस स्टूडेंट की जगह पे एक टीचर आए, okay, your another subject or your corresponding subject teacher, and he asked that please send this XYZ student outside, इसका कोई वर्क है, तो माइट भी आपके टीचर आपको बाहर भेज देंगे। तो यानी कहानी में क्या आया कि अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसे एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, बट बाहर से आने वाली हर एक्सटर्नल एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। वो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में जो बाउंडेड है, उनके बीच में जो ये अट्रैक्शन का जो बाउंड है, बंधन जो बना पड़ा है, इसे तोड़ने के लिए आपको एक सुटेबल एनर्जी चाहिए। सो दैट्स व्हाई उसे अगर तोड़ना है, फ्री करना है, तो हमें क्या चाहिए, सुटेबल एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। और इसी सुटेबल एक्सटर्नल एनर्जी को हम लोग क्या बुलाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बुलाते हैं इसे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो चलिए अब इसे वेल डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ओके डन है। तो चलिए बात करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इट इज डिफाइंड एज minimum amount of energy required, minimum amount of external energy required to just break the electron, to just break the electron from outermost orbit। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए कौन से ऑर्बिट से, बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। सो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जस्ट ब्रेक करने के लिए, केवल तोड़ना है, वहां से भगाना नहीं है उसे, ठीक है। तो उसे ब्रेक करने के लिए जो आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बुलाएंगे, वर्क फंक्शन। सो इसका मतलब वर्क फंक्शन भी एक तरीके से एनर्जी ही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा h म्यू, बट हमें एनर्जी मिनिमम से मिनिमम चाहिए, और हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, h म्यू नॉट, वेयर फाई नॉट, जिसे हम लोग क्या बुलाएंगे, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और म्यू नॉट को हम लोग बुलाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, हम इसे वापस से भी लिख सकते हैं वेवलेंथ की टर्म में, और जब हम इसे वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, c बाय लैम्डा नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ओके, बट ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है,
ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो लैम्डा नॉट क्या कहलाएगा? लैम्डा नॉट कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये एनर्जी का ही फॉर्म है बट मिनिमम एनर्जी है, बस इसमें इतना बात है। ठीक है, तो यहां से चलिए छोटी छोटी टर्म्स को और वेल डिफाइन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में कई बार पूछी गई है, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रहे हैं। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसी मिनिमम को फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों के सामने मैंने उस इजेक्शन के लिए एक एग्जांपल लिया था, लाइक द टीचर। वी ऑल नो दैट कि हम लोग जिन भी क्लासरूम में पढ़ते हैं, दैट वी आर कांटेक्ट विद द वेरियस टीचर्स, हम लोग अलग अलग टीचर्स के कांटेक्ट में आते हैं, और एवरी टीचर का अपना एक बॉन्डिंग बनाने का एक एबिलिटी आप लोगों के साथ डिफरेंट होता है। ओके, सम टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते। सम स्ट्रिक्ट टीचर्स थोड़े मतलब आपसे लूज होते हैं, तो वो आपको जल्दी अलाउ भी कर देते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कब ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कब फ्री होगा, वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अगर बॉन्डिंग वीक है तो उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। अब पॉइंट इज दैट बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा या वीक होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। और अगर वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग है या वीक है, तो इसका मतलब वो उसका नेचर हो गया। तो इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल डिसाइड द वर्क फंक्शन। मटेरियल का नेचर डिसाइड करेगा कि वर्क फंक्शन क्या होगा, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। क्योंकि मटेरियल, हर मटेरियल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, किसी का थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, किसी का सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको उस अगर इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना है तो यू नीड सम डिफरेंट एनर्जी। तो अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस स्क्रीन में, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड शेल में पड़ता है, तो उसे ब्रेक करना एक सुटेबल आ गया। अगर हम किसी और की बात करें जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ना पड़ता हो बट वो फोर्थ ऑर्बिट में आता हो, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आता है, आप खुद सोच के देखिए, तो आई थिंक उसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करने वाला है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये वाली बात सारे बच्चे इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आप मटेरियल का नेचर नहीं बदलेंगे, तब तक आप वर्क फंक्शन नहीं बदल सकते। मान लीजिए आपके पास सोडियम की प्लेट है और आपके पास सोडियम है, तो वो सोडियम, जब तक वो सोडियम है तब तक वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका वर्क फंक्शन वही रहेगा। मान लीजिए हम लोग सोडियम को लेके आए और सोडियम के लिए वर्क फंक्शन 10 जूल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करना है तो हमें कम से कम 10 जूल देनी पड़ेगी। यानी हम एक्सटर्नल बाहर से अगर 10 जूल प्रोवाइड करते हैं तो हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करवा सकते हैं। ओके, 10 जूल से ज्यादा दोगे वो बाद में और फ्यूचर में दिखेंगे कि क्या होगा, बट अभी के लिए मिनिमम से मिनिमम 10 जूल। अब इट डज नॉट मैटर कि इसमें सोडियम का साइज कितना है, आप एक बड़ा पीस लीजिए, छोटा पीस लीजिए, सोडियम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा वही रहेगा, तो उसको, उसके इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा 10 जूल ही चाहिए होगा, चाहे इसके फिजिकल साइज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका नेचर जब तक वही। हाँ, अगर आप सोडियम को रिप्लेस करते हैं एल्यूमिनियम से, कॉपर से, या किसी अदर मेटल से जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, तो डेफिनेटली वो फिर एक डिफरेंट एनर्जी पे लूज करेगा। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई दिस डिपेंड अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल। तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर ली, इट इज द मिनिमम एनर्जी। ऐसे ही अब हमारे पास आएगा
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आएगा बेटा? ये आएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी? इट इज द मिनिमम एनर्जी। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होनी चाहिए। बट अगर हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ हमारा कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या? इट इज द maximum wavelength required to just eject the electron. Required to just eject the electron. इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ चाहिए उसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बुलाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम एनर्जी को हम कॉल करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे हम बुलाएंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्युटली डन और क्लियर होनी चाहिए। डन है? तो ये चीजें हम लोगों ने अब यहां तक देखी। तब तक क्या चीज चेकआउट कर चुके हैं? दैट व्हेनेवर द रेडिएशन ट्रैवल्स, इट ट्रैवल्स इन द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये जो रेडिएशन है, जो एक एनर्जी का पैकेट लेके आ रहा है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल एनर्जी का काम करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा? जो उस ऑब्जेक्ट पे और जो मेटल सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस पे फॉल करेगा। तो रेडिएशन के पास एनर्जी है। अब पॉइंट ये है कि क्या वो रेडिएशन उस एनर्जी उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। पॉइंट इज दैट अब उसके लिए अब हमने देखा कि जरूरी नहीं कि हर एनर्जी जो बाहर से आती है वो आपको इजेक्शन करवा के ही दे। इट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट। तो अब हमें डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सरफेस से रिलीज करवाने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बुलाते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन आपके सामने है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। डन है? तो अब लास्ट में एक चीज डिस्कस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं एमिशन हो, क्या चाहते हैं? एमिशन। और इस एमिशन को हम बुलाएंगे फोटो एमिशन। फोटो वर्ड कहां से आया? फोटोन से आया। कहां से आई है? फोटोन, रेडिएशन। और एमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इजेक्शन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना किसकी हेल्प से? फोटोन की हेल्प से। तो लेट सपोज ये हमारा एक मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई नॉट है। वर्क फंक्शन कितना है? फाई नॉट। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को, ये लेट सपोज ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करवाना है तो हमारे पास जो एनर्जी है, तो हम यहां से रेडिएशन लेके आए। रेडिएशन की एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, हाँ, जिसे हम लोग आगे जाके एच सी बाय लैम्डा भी ले सकते हैं। ये एनर्जी बताइए इस वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे देता हूं, फॉर एग्जांपल आप लोग रेडिएशन लेके आए जिसका एनर्जी था 10 जूल। ठीक है, आपके पास जो मेटल सरफेस है, ये हमारे पास मेटल सरफेस है जो इजेक्ट करेगा, क्योंकि मेटल के पास इजेक्शन की प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी होती है, तो इसलिए हम मेटल को ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट सपोज उसका वर्क फंक्शन है 8 जूल। कितना है? 8 जूल। तो एग्जांपल आई थिंक आपको क्लियर है। आप एनर्जी कितनी दे रहे हो बाहर से? 10 जूल। उसे रिलीज होने के लिए कितनी चाहिए? 8 जूल। तो होगा क्या कि इस 10 जूल का एक एनर्जी, ये जो एक पैकेट आया है, ये रहा एक पैकेट, ठीक है, इस एक पैकेट के पास 10 जूल था। अब ये एक पैकेट इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और अपनी 10 जूल किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये कहेगा कि मुझे रिलीज होने के लिए चाहिए 8 जूल। तो आई थिंक वो सफिशिएंट है, रिलीज हो जाएगा। और बच गए कितने? 2 जूल। और जो बची हुई एनर्जी है उसको लेके वो भागना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं फोटो एमिशन हो, क्या चाहते हैं? ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास बेटा। अगर हम चाहते हैं एमिशन हो, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे,
आपका मेटल सरफेस से एमिशन हो। हाँ, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो बात की बात है। तो अगर हम चाहते हैं एमिशन हो तो फोटोन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन। यानी फोटोन जो आप दे रहे हो, जो पैकेट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से या तो इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच म्यू। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट। एच कैंसिल विद दैट, और आप एक और कंडीशन बना सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ये क्या है, ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मिनिमम जो चाहिए। तो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप या तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग बात कर लो या सेकेंड टर्म। ओके, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, सी बाय लैम्डा, और थ्रेशोल्ड को सी बाय लैम्डा नॉट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे थोड़ी कहानी उल्टी है क्योंकि ये इनवर्सली में जाता था। तो अगर एमिशन चाहिए तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, बट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो ये आपके लिए एमिशन या इजेक्शन करवाने की कंडीशन हो गई। क्या हो गई ये, कंडीशंस फॉर एमिशन, और ये हमारे लिए जरूरी है। हम यही फ्यूचर में आगे और पढ़ने वाले। डन है? सो दिस इज अबाउट ऑल दैट जो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया। क्लियर है?